हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी देर के हम लोग नया एपिसोड शुरू करते हैं। फिर वो शर्मा जाती है और एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव स्पीच के साथ आगे आती है, कहकर कि उसे सबके लिए जिम्मेदारी महसूस होती है। इस पर सीट कहता है कि वो अपनी क्लास के लड़कों के साथ लड़ने के लिए रेडी है। ये देखते हुए कि सोफ़ी बिल्कुल नहीं बदली है, सोफ़ी समझ नहीं पाती और सीट समझता है कि वो हमेशा सबके लिए काइंड और कॉन्सर्न रही है। जब वो जाता है, सोफ़ी सिर्फ उसे दूर जाते हुए देखती है, जबकि दूर से उन्हें देख रहा होता है। काउंसिल प्रेसिडेंट सेठ और सोफ़ी के नज़दीकियाँ देखकर अनॉयड हो जाता है और कहता है कि सेठ को अपनी जगह समझनी चाहिए। एक पुराने जापानीज स्टाइल घर में डिरेक एक खाली रूम में बैठे वेट कर रहा होता है। एक आदमी जो हाफ ओपन किमोनो और टैटूज में होता है डोर खोलने की परमिशन मांगता है। उस दूसरे रूम के अंदर वही एनआई गैंग का लीडर मुकी रोशिन होता है। डिरेक अपना सर झुकाकर लीडर से माफ़ी मांगता है, पर लीडर सिर्फ इतना कहता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट से बहुत डिसअपॉइंटेड है। डिरेक फिर से माफ़ी मांगते हुए एक और चांस मांगता है अपना मिशन पूरा करने के लिए, समझाते हुए कि अभी तक हियर कंफर्म नहीं हुआ है और अगर उन्हें गैंग की मदद मिलती तो वो सनशाइन पर कब्जा कर सकते थे। उसी मोमेंट पे रोशन अपनी पाइप तोड़ देता है, जमीन पर जोर से मारते हुए। रोशन हियर की तारीफ करता है, ये कहते हुए कि हियर अभी बहुत यंग है। वो याद दिलाता है कि चाहे हियर अभी यंग हो, पर वो हियर है और उन्हें ज़्यादा कॉशंस रहना चाहिए। फिर वो समझाता है कि उन्हें ईयर की वीकनेस ढूंढनी चाहिए, क्योंकि वो अभी एडल्ट नहीं है तो उसकी कोई ना कोई वीकनेस ज़रूर होगी। डेरेक उन मोमेंट्स को याद करने लगता है जब उसने सीट को अपनी माँ के साथ देखा था। अपने फादर की डेथ के बाद उसे लगता है कि उसे पता है सेठ की वीकनेस क्या है, पर गैंग लीडर पहले ही कह देता है कि कामली और ध्यान से करना होगा और इस बार फेल नहीं होना चाहिए। एक ग्रुप ऑफ बॉयज प्रोटोगनिस्ट के रूम में दिखाई देता है, जिनको गाबू लीड कर रहा होता है, जो अभी तक रिकवर कर रहा था। वो सब पर चिल्लाता है, पूछते हुए कि ये नया लड़का कौन है। सेठ अपना इंट्रोडक्शन देता है। गाबू गुस्से से उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्या यही वो लड़का था जिसने ब्रो को हरा दिया, और सेठ को रूम के बाहर आने के लिए कहता है। पर इस बार सेठ अपनी जगह पे ही रहता है और पूछता है, क्या तुम लोग मुझे कुत्ता समझते हो और बुलाओगे और मैं आ जाऊंगा। ये सुनकर गाबू और इरिटेट हो जाता है। तभी विक्टर वहां आता है और गाबू से कहता है कि वो रास्ते से हट जाए। जब दूसरे लड़के देखते हैं कि विक्टर आया है तो वो वरीड लगता है। गाबू इस बात से और गुस्सा हो जाता है और तभी सैम रूम में आता है और गाबू से कहता है कि नए लड़के को हाथ ना लगाए। सैम मेंशन करता है कि वो जूडो क्लब ज्वाइन करेगा, जो सबको कंफ्यूज कर देता है। दोनों रूम में आर्ग्यू करते हैं, जबकि सेठ इस पूरी स्टोरी से और कंफ्यूज हो जाता है। तभी एक और इंसान रूम के पास आता है, ये सोचते हुए कि वहाँ गेस्ट हैं। वो कॉरिडोर ऑब्जर्व करता है और देखता है कि एक ग्रुप लोग रूम के पास आ रहे हैं। मून क्लब का हेड डामन चीएस उस लड़के को कंप्लेन करता है जो वहाँ आया था। वो लड़का कैंडल क्लब का हेड स्कॉट चॉय होता है, जो अपने साथ एक और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लेकर आया था। सेठ अपने बालों को ठीक करते हुए पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। इस पूरी मैस को देखते हुए सोफ़ी सबका अटेंशन अपनी तरफ बुलाती है और कहती है कि उनकी वजह से पूरी क्लास अनकंफर्टेबल हो रही है। हर एक लड़का अपना एक्सक्यूज़ देता है कि वो वहाँ क्यों आए हैं, पर सोफ़ी उन्हें रूम से निकाल देती है। डोर बंद करने के बाद वो सीट की तरफ मुड़ती है और कहती है कि अब वो रिलैक्स्ड हो सकता है, लेकिन वो मेन डोर भूल जाती है, जहाँ से वो सब वापस रूम में घुसने की कोशिश करते हैं। सोफ़ी को इग्नोर करते हुए सब दोबारा सेट को सराउंड करते हैं और स्पोर्ट्स क्लब्स ज्वाइन करने के लिए कहते हैं।
जबकि सेठ सोचता है कि उसे इन सब के साथ क्या करना चाहिए। सोफी बस उन्हें रूम से निकालने की कोशिश करती है। तभी फिजिकल एजुकेशन टीचर वहां आते हैं और सब पर कंप्लेन करता है। सब एक दूसरे को देखते हैं और टीचर समझाता है कि क्या हो रहा है। वो सबको उनके रूम में भेज देता है। सब चले जाते हैं पर गाबो वार्न करता है कि वो बाद में सेठ से बात करेगा। टीचर सेठ को काउंसलिंग रूम में बुलाता है पर सेठ समझ नहीं पाता कि वजह क्या होने वाला है। टीचर को याद आता है कि उनका स्कूल एक एथलीट्स स्कूल है और वो सेठ से किसी क्लब को ज्वाइन करने के लिए कहता है। सेठ इन रिक्वेस्ट से कंफ्यूज हो जाता है जब तक टीचर ब्रोक के बारे में याद नहीं दिलाता। वह एक्सप्लेन करता है कि ब्रोक भी फर्स्ट ईयर में सेठ की तरह था और सभी क्लब उसे अपनी टीम में लेने चाहते थे जब तक वो फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं हो गया। हमारा प्रोटोगनिस्ट समझ जाता है कि टीचर चाहता है कि वो प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे और रिप्लाई करता है कि वो ठीक है, लेकिन वो एडवांस में कह देता है कि उसके पास स्पोर्ट्स के लिए टाइम नहीं है। टीचर इरिटेट हो जाता है और पूछता है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होते हुए वो कितना बिजी हो सकता है। उसे लगता है कि सेठ मजाक कर रहा है पर सेठ कहता है कि वो जितना लगता है उससे ज़्यादा है और वो भी कहता है कि वहाँ स्टूडेंट्स होने चाहिए थे ना कि वो। इस बात पर टीचर के पास कोई जवाब नहीं बनता और सेठ उसे कहता है कि वो स्टूडेंट से बोले कि उसे और तंग ना करें। सेठ ये भी बोलता है कि वो फाइट से कभी नहीं भागता। इसी बीच जासन दरवाजे के पीछे से सुन रहा होता है और वापस जाके कंप्लेन करता है कि सेठ एरोगेंट है। जैसन स्कूल की एक अबॉन्डेंट बिल्डिंग में जाता है जहां एक ग्रुप ऑफ बॉयज स्मोक कर रहे होते हैं। एक लड़का काउंसिल प्रेसिडेंट को वहां देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि प्रेसिडेंट क्या चाहते हैं। जैसन रिप्लाई करता है कि वो उनकी मदद चाहते हैं किसी को हटाने के लिए। दिन के एंड पर सेठ स्कूल से निकल रहा होता है और अपनी कार की तरफ जा रहा होता है। जब वो एक वॉल के पास से गुजरता है, एक लड़का पीछे से आता है और उसे एक वुडन पीस से मार देता है। कुछ टाइम के बाद सेठ होश में आता है और देखता है कि उसके सामने वही लड़का है जिसे जासन बात कर रहा था। वो लड़का मुस्कुराता है और सेठ से बात करना शुरू कर देता है जबकि सेठ उसे इंजर्ड हेड के साथ घूर रहा होता है। जब सेठ खड़ा होने की कोशिश करता है तो वो लड़का फिर से उसे पीठ पर मार देता है। सेठ गुस्से से उसकी तरफ घूर कर देखता है और उसका ये लुक ग्रुप लीडर को इरिटेट कर देता है। क्लासरूम के एक लड़के कहता है कि वो ब्रोक को हराने वाले के लिए काफ़ी वीक लग रहा है। दूसरा लड़का कहता है कि वो र्यूड मत हो। जब सेठ खड़ा होता है तो वो कहता है कि ये सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ग्रुप लीडर सेठ की बात सुनकर इम्प्रेस्ड होता है और वो इस सिचुएशन से बिल्कुल नहीं डर रहा होता। उस मोमेंट पर वो लड़का जो वुडन पीस लेकर आया था फिर से सेठ को मारने की कोशिश करता है पर इस बार प्रोटोगनिस्ट तैयार होता है और नीचे झुककर उसके हाथ पर एक पंच मार देता है। इस ब्लो की वजह से अटैक पलट जाता है और लड़का अपने हथियार से डिसम हो जाता है और वो वुडन पीस हवा में उछल जाता है। ग्रुप लीडर इस मूव से इम्प्रेस्ड होता है जबकि वो लड़का दर्द से चीखने लगता है क्योंकि उसका हाथ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। सेठ बस कैजुअली कहता है कि वो बहुत शोर मचा रहा है। फिर सेठ उस पर 2 पंचेस और लगाता है, उसे गिरा देता है और उसे पूछता है कि वो लोग कौन है। लीडर कुछ बोल नहीं पाता तो सेठ कहता है कि उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन है, वो बस इस मैटर को जल्दी से रिजॉल्व करना चाहता है। लीडर सेठ को एरोगेंट बोलता है और अपने ग्रुप को सेठ पर अटैक करने को ऑर्डर देता है। ग्रुप प्रोटोगनिस्ट को सराउंड कर लेता है। सेठ अपने एडवर्सरीज को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और जब लीडर उन्हें अटैक करने का ऑर्डर देता है सब सेठ पर चार्ज करते हैं। सेठ एक हल्की सी साइन लेता है फाइट के लिए प्रिपेयर करते हुए और जैसे ही वो रेडी होता है एक एक करके एक अपने एडवर्सरीज को गिराने शुरू कर देता है। सेठ के पंचे से सब लड़के गिरते जाते हैं। एक लड़का चेन लेकर उसे गार्ड ऑफ अप करने की कोशिश करता है पर सेठ अपने आप को फ्री कर लेता है और उसके फेस पर हिट करता है। एक और हिंचमैन पीछे से सेठ को पकड़ने की कोशिश करता है पर सेठ चैन वाले लड़के को खींचकर उस दूसरे स्नैकी एडवर्सरी पर फेंक देता है। दोनों को गिरते हुए
हुए उस मोमेंट पर सेठ चैन को उठाता है और कहता है कि ये काफ़ी मज़ेदार था। एक सैडिस्टिक स्माइल के साथ लीडर और गुस्से में आ जाता है और अपने हिचमैन को ऑर्डर देता है कि वो सेठ को जल्दी से ख़त्म कर दे। फिर वो सब बैट्स लेकर आते हैं एक फाइनल फाइट के लिए। जब वो सेठ पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो सेठ पहले अटैक को डॉस कर लेता है। इसके बाद वो एक एक करके एक अलाइंड हिंचमैन पर ब्लोज मारकर सबको गिरा देता है जो उसके रास्ते में आते हैं, लेकिन तभी वो सरप्राइज अटैक में फंस जाता है और इमोबिलाइज्ड हो जाता है। एक और लड़का बैट लेकर आगे बढ़ता है सेठ को मारने के लिए। जब वो लड़का प्रोटोगेनिस्ट पर मारने की कोशिश करता है तो सेठ तेजी से उसके फेस पर किक मार देता है और दूसरे लड़के को एक वॉल के अगेंस्ट फेंक देता है अपने आप को फ्री करते हुए। फिर सेठ उस लड़के के अगेंस्ट मुड़ता है और उसे इमोबिलाइज कर रहा था और उस पे पंचेस की बारिश कर देता है। एक और लड़का सेठ को गार्ड ऑफ करने की कोशिश करता है बैट लेकर। वो फाइनली सेठ के हेड पर मारने में सफल हो जाता है और सेठ दर्द महसूस करते हुए खड़ा होता है। अपना ब्लड देखते ही सेठ बस अपना कंट्रोल खो देता है और अपने एडवर्सरीज की तरफ गुस्से से मुड़ता है। उस मोमेंट पर सेठ बचे हुए लड़कों की तरफ चार्ज करता है जो ग्रुप के थे। लीडर बिना किसी रिएक्शन के बस देख रहा होता है जो अभी उसके सामने हुआ था। पूरा ग्रुप सेठ के हाथों कंप्लीटली डिफीट हो चुका था और सेठ अब भी खड़ा था। तभी लीडर को रियलाइज़ होता है कि सेठ वही लड़का है जिसने बचपन में उसके दोस्तों को ब्रेक से हरा दिया था। जब सेठ लीडर की तरफ चार्ज करता है तो लीडर डर के मारे कवर कर लेता है। सेठ उसका गला पकड़ लेता है और पूछता है कि कौन था जिसने उन्हें सेठ पर अटैक करने के लिए भेजा। एबॉन्डेंट बिल्डिंग में चीज़ें सेटल करने के बाद सेठ स्कूल बिल्डिंग वापस जाता है। इसी बीच काउंसिल रूम में प्रेसिडेंट अपने 2 और मेंबर्स के साथ वेट कर रहा होता है। जैसन सोचता है कि अब तक ग्रुप की तरफ से कोई खबर क्यों नहीं आई। सेठ धीरे धीरे काउंसिल रूम की तरफ बढ़ता है और जब वो रूम का डोर खोलता है प्रेसिडेंट सरप्राइज हो जाता है। सेठ उसकी तरफ धीरे से आगे बढ़ता है और जैसन खड़ा होकर सेठ का सामना करता है। जैसन पूछता है कि सीट रूम में क्या कर रहा था, पर सेठ सिर्फ मुस्कुरा के रिप्लाई देता है। उस मोमेंट पर सेठ प्रेसिडेंट का गला पकड़ता है और उसे टेबल के अगेंस्ट मार देता है। सेठ पूछता है कि उस पर अटैक क्यों करवाया गया था, लेकिन तभी सोफी रूम में आती है जहां जैसन से बात करने के लिए और सेठ को इंट्रोगेट करते हुए देख लेती है। सेठ प्रेसिडेंट को वापस उठाता है और कहता है कि वो लकी है। फिर सेठ उसे छोड़कर डोर की तरफ बढ़ता है जबकि सोफी डर के मारे उसे देखती रहती है। सेठ सिचुएशन को समझाता है और बिना कुछ कहे डोर की तरफ चला जाता है सोफी को पीछे छोड़ते हुए। अगली सुबह सोफी अपने डेस्क पर उदासी में बैठी होती है। अब तक पिछली रात की बातें याद कर रही होती है। वो सेठ की तरफ मुड़कर बात करने की कोशिश करती है पर तभी सेठ की कार स्कूल के पास आती है। सेठ का अंकल कहता है कि वो पूछेगा नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन वो उसके लिए कुछ बॉडीगार्ड्स अरेंज करेगा। सेठ इंसिस्ट करता है कि कुछ नहीं हुआ, पर उसका अंकल उसकी बात नहीं मानता क्योंकि सेठ के चेहरे पर अटैक का कट होता है। दोनों थोड़ी देर तक इस सिचुएशन पर आर्ग्यू करते हैं जब तक सेठ बात ख़त्म करते हुए कहता है कि वो ये सब ना करे, पर उसका अंकल याद दिलाता है कि वो लोग बुजेन और पाउंड के लीडर्स के साथ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और वो एडवांस में कहता है कि सेठ को तैयार रहना चाहिए। सेठ कहता है कि अगर बॉडीगार्ड्स आते हैं तो वो उसे दूर रहें। जब सेठ क्लासरूम में आता है सोफी उसे अपने डेस्क पर देखकर चौंक जाती है। विक्टर सेठ को टीज करते हुए कहता है कि सेम है और पूछता है कि क्या उन्होंने सेठ को हरा दिया। सेठ एक्सप्लेन करता है कि वो 11th के अगेंस्ट अकेला था, पर विक्टर बस कहता है कि ये नॉनसेंस है। एक अनाउंसमेंट लाउड स्पीकर्स पर होती है जो सेठ को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाती है। ये सुन के सोफी और विक्टर क्यूरियस हो जाते हैं। विक्टर पूछता है कि क्या जैसन के साथ कुछ हुआ है, क्योंकि जैसन का अंकल प्रिंसिपल है और उसका फादर स्कूल का असली मालिक है।
विक्टर सेठ को वार्न करता है कि केयरफुल रहें क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि जैसन क्या करने की क्षमता रखता है। जब सेठ प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है जैसन को कई स्कूल एम्प्लॉयज़ के साथ। प्रिंसिपल कैल्विन सेन सेठ का नाम कंफर्म करता है और मेंशन करता है कि उसने अपनी ट्रांसफ़र के बाद से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। इसी मोमेंट जैसन हल्की सी स्माइल देता है, ये सोचकर कि अब बात उसके फेवर में जाएगी। जैसन सेठ के अगेंस्ट केसेस लिस्ट करना शुरू करता है, इंक्लूडिंग काउंसलिंग प्रेसिडेंट पर असॉल्ट का केस। जैसन कंक्लूड करता है कि सेठ को स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया है। जैसन की स्माइल तभी रुकती है जब वो देखता है कि सेठ बस उस अनाउंसमेंट को एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सुनता है। सेठ स्माइल करते हुए पूछता है, क्या ये सीरियस है? उसके बाद सेठ अपना फ़ोन निकालता है और अपने अंकल को कॉल करता है। कुछ सेकंड की बातचीत के बाद वो अपने अंकल को स्कूल खरीदने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में स्कूल के बाहर कई गाड़ियां आ जाती हैं जो स्टूडेंट्स को क्यूरियस बना देती हैं। सेठ का अंकल एक कार से निकलता है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ, स्कूल की तरफ आगे बढ़ता है। प्रिंसिपल कैल्विन कॉमोशन नोटिस करता है और पूछता है कि सेठ ने क्या किया है। तभी ग्रुप ऑफिस का दरवाज़ा खोलता है। जैसन उन आदमियों के बारे में सवाल करने की कोशिश करता है, पर ड्राइवर उसे इमोबिलाइज करके चुप रहने को कहता है। सेठ का अंकल प्रिंसिपल के पास जाता है और उसे एक इन्वेलप देता है। प्रिंसिपल कैल्विन गुस्से में आते हैं और ग्रुप पर स्कूल इन्वेड करने की इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन सेठ के अंकल बस उसे इन्वेलप का कंटेंट पढ़ने को कहते हैं। कैल्विन थोड़ी देर तक इन्वेलप को घूरता है और फिर जब वो उसे खोलता है तो वो कंटेंट देखकर शॉक हो जाता है। कंटेंट से पता चलता है कि कैल्विन फाउंडेशन को इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहा था कई सालों से। सेठ का अंकल प्रॉमिस करता है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा अगर स्कूल उन्हें दे दिया जाए। कैल्विन गुस्से से रिएक्ट करता है, लेकिन जैसे ही वो कंप्लेन करने की कोशिश करता है, सेठ का अंकल उसका गला पकड़ लेता है। तब सेठ का अंकल मेंशन करता है कि कैल्विन स्टूडेंट्स के लंच मनी के मिसयूज़ अपने फ़ायदे के लिए कर रहा था और कहता है कि इस बात को पीसफुली सॉल्व करें। सिन हाउस में कैल्विन अपने भाई से माफ़ी मांगता है कि उसे मजबूरन स्कूल बेचना पड़ा, जो उसके भाई को गुस्से में कर देता है। उसका भाई कंप्लेन करता है और पूछता है कि क्या वो पागल हो गया है, लेकिन कैल्विन के पास बस बहाने ही होते हैं। डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए उसका भाई नोटिस करता है कि स्कूल सनशाइन ग्रुप को बेचने गया है और कहता है कि वो लोग एक गैंग ऑफ क्रिमिनल्स हैं। तभी जैसन रूम में आता है और उसका फादर पूछता है कि स्कूल में क्या हुआ। जैसन पिछले कुछ दिनों में घटित सब कुछ एक्सप्लेन करता है। उसका फादर तुरंत फ़ोन उठाता है और एक सीनेटर को कॉल करने लगता है। वो अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या उन्होंने तो कभी सनराइज ग्रुप के बारे में सुना है। इस बीच सनराइज बिल्डिंग में सेठ का अंकल एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने कैसे ये सब किया। वो कहता है कि कम आसान था क्योंकि दूसरी साइड गिल्टी थी। सेठ पूछता है कि क्या इसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन अंकल उन सब क्राइम्स की लिस्ट बनाता है जो उन्होंने रिकॉर्ड में पाए। सेठ ये सब सुन के इम्प्रेस्ड होता है कि ये एक दिन में इतना कुछ कैसे पता लग गया। अंकल याद दिलाता है कि जब से सेठ ने वो स्कूल ज्वाइन किया था तब से वो लोग तैयार थे। फिर अंकल पूछता है कि यंगेन फाउंडेशन का नया डायरेक्टर कौन होगा, क्योंकि वो मान रहा था कि सेठ किसी को चुनेगा, लेकिन सेठ कहता है कि अभी तक उसने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। अगले दिन सेठ स्कूल आता है और सीधा अपने डेस्क पर जाता है। जैसे ही वो बैठता है, विक्टर क्यूरियोसिटी से उसे देख रहा होता है। सेठ को उसका देखना महसूस होता है और वो विक्टर को वापस देखने लगता है। थोड़ी देर तक एक दूसरे को घूरने के बाद विक्टर हार मान लेता है और अपना सर नीचे कर लेता है। दूर से सोफी सेठ को देख रही होती है और हिम्मत जुटाती है उसके पास जाने की। वो सेठ से पूछती है कि क्या कुछ हुआ है।
क्योंकि उसने प्रिंसिपल के ऑफिस जाने के बाद उसे नहीं देखा। सेठ पूछता है कि क्या सोफ़ी उसके लिए वरीड थी, जबकि उसने उसे उस हालत में देखा था। सोफ़ी जवाब देती है कि वो सिर्फ एक क्लासमेट है। सेठ हल्का सा हंसी करता है और स्माइल के साथ कहता है कि उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसी मोमेंट जैसन रूम में धमाके से दरवाज़ा खोलते हुए आता है और सेठ को बुलाता है। सब लोग प्रेसिडेंट के विजिट को देखकर हैरान होते हैं। जैसन के कुछ कहने का इंतज़ार करते हैं। जैसन सेठ से पूछता है कि क्या वो सोचता है कि वो उस जैसे एक पैंथेटिक क्रिमिनल से डरेगा, लेकिन जैसे ही सेठ उठता है उसके पास जाने के लिए, जैसन तुरंत दरवाज़ा बंद करके भाग जाता है, जो सेठ को बिना किसी प्रिंसिपल के ऑफिस में फिजिकल एजुकेशन टीचर दरवाज़ा खटखटाता है और एक आदमी अंदर आने की परमिशन लेता है। सेठ का अंकल विंडो से बाहर देखते हुए टीचर को अंदर आने और बैठने के लिए कहता है। टीचर पूछता है कि क्या अंकल उन्हें बुला रहे थे और कैसे वो मदद कर सकते हैं। अंकल उन्हें नई स्कूल प्रिंसिपल बनने के लिए कहता है, क्योंकि ये नए स्कूल ऑनर का ऑर्डर था। उस दिन के एंड में जब सेठ निकलने की तैयारी कर रहा होता है, जैसन एक एलए में अपने दोस्तों के साथ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जैसन अपने फ्रेंड्स को समझाता है कि उन्हें सेठ को उसके पास लाना है। एक लड़का हैरान होता है कि बस एक हाई स्कूलर को पकड़ना है और कहता है कि उसे पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन जैसे ही वो सेठ को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। जब सेठ कार में बैठता है, जैसन कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो लड़का गुस्से में कहता है कि जैसन ने उनसे एक मर्डरर को पकड़ने के लिए कहा था। उसके बाद वो जैसन के मुंह पर पैसे फेंक देता है और सारे लड़के भाग जाते हैं जैसन को पीछे छोड़कर। जैसन और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सेठ के बारे में और जानना चाहता है। स्ट्रीट की तरफ देखते हुए वो सेठ को ले जाते हुए ब्लैक कार्स की लाइन देखता है, जो उसे और ज़्यादा ऑप्रेस्ड फील करवाता है। वापस सेठ की माँ के रेस्टोरेंट में वो सेठ से कहती है कि लगता है वो मज़े कर रहा था। सेठ एक्सप्लेन करता है कि अब तक सब काफ़ी इंटरटेनिंग रहा है, लेकिन जब सेठ पूछता है कि वो अपने फादर के साथ क्यों नहीं रहते, तो उसकी माँ टेंस हो जाती है। सेठ उसके रिएक्शन को देखकर सोचने लगता है। सेठ कहता है कि अगर जवाब देना मुश्किल हो तो ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ एक ज़बरदस्ती की मुस्कान के साथ कहती है कि वो किसी और टाइम पर बता देगी। इस जवाब के बाद सेठ सिर्फ उनसे माफ़ी मांगता है और रेस्टोरेंट से निकल जाता है, जबकि उसकी माँ उसे चिंतित नज़र से देखती रहती है। फिर वो याद करती है जब सेठ के फादर ने कहा था कि उन्हें थोड़े समय के लिए अलग होना पड़ेगा। जब सेठ एक बेबी था, वो उससे में कहने लगी थी कि वो साथ रहने चाहती हैं, पर सेठ के फादर ने कहा कि वो उन दोनों को खतरे में नहीं डालना चाहते। सेठ की माँ अपने बेटी की तरफ देखती हैं और अपने पति की चिंता को समझती हैं। वापस प्रेजेंट में डेरेक उसके रेस्टोरेंट पर आता है और कहता है कि काफ़ी समय हो गया है उनका एक दूसरे से मिलना, जो सेठ की माँ को और ज़्यादा चिंतित कर देता है। स्कूल जाते हुए सेठ का अंकल उसे बताता है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं प्रिंसिपल होंगे और स्कूल के डाटा को एनालाइज करते हुए बताता है कि स्कूल की हालत काफ़ी ख़राब है। सेठ पूछता है कि क्या वो कंपनी के पैसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंकल का प्लान था कि 3 मिलियन या उसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए ताकि स्कूल को फिर से एक एथलेटिक स्कूल बनाया जा सके। सेठ सोचता है कि क्या ये पॉसिबल है, और अंकल समझाता है कि स्टूडेंट भी इसमें मदद कर सकते हैं। वो एम्फेसाइज करता है कि कोरिया में पैसे काफ़ी ताकतवर हैं और सेठ याद करता है कि उनके पास पैसा है। स्कूल में सेठ के 2 क्लासमेट्स पुराने टीचर की क्लास के दौरान सो रहे होते हैं। तभी अचानक सेठ के फ़ोन पर बुजिंग ग्रुप के लीडर का कॉल आता है। जब वो कॉल उठाता है तो डेरेक उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इरिटेट हो जाता है जब सेठ उसे पहचान नहीं पाता। जब डेरेक कॉल का रीज़न समझाने की कोशिश करता है तो सेठ वार्न करता है कि वो क्लास टाइम में है और कॉल कट कर देता है। जब डेरेक फिर से कॉल करने की कोशिश करता है, सेठ अपना फ़ोन बंद कर देता है। एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में डेरेक नोटिस करता है कि सेठ का फ़ोन अनअवेलेबल है और वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है।
सेठ की माँ उसके सामने चुपचाप बैठी रहती है जब डेरेक अपने हिंचमैन को सेठ के पीछे भेजने का ऑर्डर देता है, सोचते हुए कि इस बार वो सेठ को ख़त्म कर देगा। इसी वक्त सेठ एक सपना देख रहा होता है विक्टर की स्पीकी हेयर के बारे में, इमेजिन करते हुए कि वो उन्हें छूने की कोशिश करते करते चोट खा लेगा। दिन के अंत में सेठ स्कूल से निकलता है और देखता है कि एक सिल्वर वैन स्कूल के सामने रुकती है। डेरेक के हिंचमैन वैन से निकलकर सेठ के सामने आते हैं। सेठ पूछता है कि वो दोनों कौन हैं और हिंचमैन उसे कहता है कि वो उनके साथ चले। इसी वक्त ड्राइवर रोड आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं। जब हिंचमैन रोड की तरफ मुड़ता है वो उसे पहचान लेता है। रोड गुस्से में उन पर चिल्लाता है कि वो उसके बॉस सेठ को ऑर्डर देने की कोशिश कर रहे हैं। सेठ फिर उनसे पूछता है कि वो क्या चाहते हैं और एक हिंचमैन अपने सूट से सेल फोन निकालता है। वो समझाते हैं कि ये डेरेक का रिक्वेस्ट है। सेठ उनके हाथ से सेल फोन ले लेता है। जब सेठ फोन देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी माँ एक चेयर पर बंधी हुई होती है, एक कैप्टिविटी जैसी जगह है। हिंचमैन फिर से उसे साथ चलने के लिए कहता है लेकिन तभी सेठ का गुस्सा फूट पड़ता है। फोन पकड़ते हुए सेठ एक हिंचमैन को जोर का मुक्का मारता है। जब दूसरा हिंचमैन बदला लेने की सोचता है, सेठ फोन उसकी तरफ फेंक कर उसका ध्यान भंग करता है और एक और मुक्का मारकर उसे गिराता है। सेठ के गुस्से का असर इतना होता है कि उसके मुक्के से हिंचमैन के 2 दांत निकल जाते हैं। सेठ उस हिंचमैन के सर पकड़कर उसे चिल्लाते हुए पूछता है कि उसकी माँ को कहाँ रखा गया है। जैसे ही सेठ का लोकेशन का पता चलता है, बॉडीगार्ड्स की सारी गाड़ियाँ उस जगह की तरफ चल पड़ती हैं। सेठ अपने अंकल को कॉल करता है जो उसे शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन सेठ गुस्से में चिल्लाता है, याद करते हुए कि उन्होंने उसकी माँ को किडनैप किया है। अंकल उसे समझाता है कि वो उन लोगों के लेवल तक ना गिरे।